स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा और इस दौरे के बाद मीडिया में खूब शोर शराबा और बहस हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा ऐतिहासिक दौरा है। भाजपा के नेताओं के अंदर एक अलग तरह का जोश है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब BHU में संबोधित कर रहे थे लोगों को, तो उन्होंने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश को बताया कि वो सबसे आगे बढ़ रहा है, और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है, तो इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों पर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार चल रही है उसके काम करने के तरीकों पर, और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि यूपी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। अगर लंबी बात न की जाए, सिर्फ कोरोना काल के दौर की बात की जाए, तो सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं वो देश और दुनिया के सामने है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाजपा की एक बार फिर से वहां पर सरकार आए, और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता तो लगाएंगे ही। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी क्षमता लगाई थी, हालांकि वहां पर ममता बनर्जी के आगे पूरी भारतीय जनता पार्टी के संसाधन लगा देने के बावजूद और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरी ताकत लगा देने के बावजूद वहां पर भाजपा सत्ता में नहीं आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा को इसलिए उम्मीद है क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का वहां पर नेतृत्व है, भाजपा का साथ है, योगी CM है, और योगी आदित्यनाथ के जो बहुत सारे फैसले हैं, वो जो वहां पर एक बड़ा वोट बैंक है, उसको एकजुट करे रखने में बहुत बड़ी सफलता एक तरह से योगी आदित्यनाथ को हाथ लगी है। पिछले दिनों जिस तरह से जनसंख्या नीति को लेकर योगी आदित्यनाथ आगे आया और उस पर जिस तरह से सवाल उठा, ये सब बातें अलग है। लेकिन अगर सिर्फ वाराणसी की बात की जाए, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त दौरा कर रहे हैं और क्यूटो बनाने की बात कही जा रही थी वाराणसी को, उसकी क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश और खासकर वाराणसी में अगर इतना ही विकास हुआ होता तो कोरोना काल में जिस तरह के हालात वाराणसी में रहे हैं वो नहीं होता। एक जो तस्वीर सामने आई थी उससे सब लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए थे, और खासकर वाराणसी की जो स्थिति थी उसको लेकर सवाल उठा था। 2014 में प्रधानमंत्री के प्रस्तावक थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे छन्नू लाल के परिवार के लोगों के जो हालात हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी ये परिवार रहा है और उनके हालात ऐसे रहे हैं कि वो एक तरह से बेबस नजर आए। छन्नू लाल की पत्नी का देहांत हो गया, उसके बाद उनकी बेटी का देहांत हो गया, और फिर कोरोना काल में ये आरोप लगे कि उनकी बेटी और पत्नी को सही तरीके से इलाज भी नहीं मिल पाया। सोचिए, जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके हालचाल भी मालूम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी हस्ती जो वाराणसी नहीं बल्कि देश में प्रसिद्ध है, उतनी बड़ी हस्ती और उनके परिवार के लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। इलाज तो दूर की बात है, PPE किट में जब उनकी बेटी के शव को लपेट दिया गया और उसके बाद परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार हमें दिखा दिया जाए, कंफर्म कर लें कि ये हमारे परिवार के सदस्य है कि नहीं, उनकी बहन ने कहा ये हमारी बहन है कि नहीं। इसके लिए ये आरोप लगे कि 25,000 रुपये जो हेल्थ वर्कर्स थे वहाँ पर, उन्होंने उनसे डिमांड किए। तो इस तरह के दौर से लोग गुजरे हैं। हमने देखा भी नहीं अपनी दीदी को क्या किया उन्होंने मेरी बहन के साथ। हमें क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने कोई फुटेज दिखाई, एक भी रिपोर्ट, कौन से टेस्ट हुए थे, कौन सी सुई दवाई लगाई गई। वो कह रहे हैं कि 40,000 का एक इंजेक्शन लगा, 35,000 का एक इंजेक्शन लगा, और अभी 4 लाख रुपए आप हमें दे दीजिए। वो ये सब बाकी है, 1.5 लाख देने के बाद 4 लाख रुपए हमें दे दीजिए। उनके मुंह नाक से खून निकल रहा था। क्या हुआ था मेरी दीदी को ऐसा कि वो मर गई? वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। अभी हमने हफ्ते भर में देखा कि किस तरह से बारिश के दौर में वाराणसी में चारों तरफ से पानी से जल जमाव हो गया और हर तरफ गंदगी और पानी का अंबार लगा हुआ था। यह अलग बात है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है, तो वाराणसी को खासकर जिन जिन इलाकों में प्रधानमंत्री का दौरा होना है या हुआ है, वहां पर अलग तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। लेकिन वाराणसी के बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में
प्रधानमंत्री चाहे जो भी तारीफ कर दे, जो भी कह दे, सच बात यही है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की स्थिति अभी भी इतनी दयनीय बनी हुई है कि जिससे उबर पाना लोगों का एक सपना हो रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की है और इसके अलावा BHU में उन्होंने संबोधन किया और 100 बेड का जो चाइल्ड वार्ड है उसकी भी शुरुआत की है। ये अलग बात है, धीरे धीरे ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वाराणसी के लोगों को सपने दिखाए थे वो सपने साकार हो पाए? और सिर्फ वाराणसी की बात क्यों करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं की जाए? पूरे उत्तर प्रदेश के हालात क्या ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह श्रेय दें कि यूपी विकास कर रहा है? और जिस तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ यूपी नंबर 1 के होर्डिंग्स लग रहे हैं, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दलितों पर अत्याचार हो, अस्पतालों में इलाज का मामला हो, लोगों के बेरोजगारी का मामला हो, घटते कारोबार हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिससे नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार की उपलब्धियां हैं। ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। आपको दिखाते हैं कि विपक्ष के नेता इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोरोना की महामारी के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या खड़ी है। नौजवानों के रोजगार पूरी तरीके से खत्म हुए हैं। व्यापारी इस कोरोना की महामारी में बर्बाद हुआ है, अभी भी वो संघर्ष कर रहा है। छोटे बड़े सारे व्यापार इस कोरोना की महामारी से प्रभावित हुए। गांव-गांव में लोगों की मौतें हुई। यहीं शहर से लगा हुआ इमलिया गांव आपने देखा होगा, एक परिवार से 8 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर के एक गांव में 100 लोगों की मौत हो गई। सुल्तानपुर के एक गांव में 93 लोगों की मौत हो गई। और ये कहानी सिर्फ एक जिले एक गांव तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में ये कहानी आपको मिलेगी। हमने देखा कि मरने के बाद लोगों को लकड़ी नसीब नहीं हुई दाह संस्कार के लिए। जिंदा थे तो ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, जांच नसीब नहीं हुई, वेंटिलेटर नसीब नहीं हुआ, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। उस पर बेईमानी और भ्रष्टाचार जरूर हुआ। तीसरी लहर का खतरा पूरी दुनिया आपको बता रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है? जब चिंता करनी चाहिए थी कि अनाथ बच्चों को कैसे पालन पोषण किया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि छोटे बड़े व्यापारियों का जीवन कैसे पटरी पर लाया जाएगा, जब चिंता करनी थी कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना की महामारी के बाद जो तीसरी लहर आ रही है उसकी तैयारी कैसे करनी है, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी आपस की लड़ाइयों में व्यस्त है, खींचातानी में व्यस्त है। किसकी पार्टी मजबूत है, किसकी पार्टी कमजोर है, आपस में लड़ने भिड़ने, विधायकों की तोड़ फोड़, मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं, कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, इसकी पूरी लड़ाई चल रही है भाजपा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। एसपी सिटी अपमानित हो जाएं, एसपी सिटी झापड़ खा जाएं, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे, इस सरकार को उसकी परवाह नहीं। वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है।